हो गया। तो हेलो एवरीवन, अभी हम करने जा रहे हैं 2.1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपके कोर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है और ये आगे जाके भी बी कॉम में, बीबीए में, सीए में, सीएस में, सीए का नहीं पता, सॉरी, सीएस में आपको ये आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है। और ये आपके कोर्स में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्योल के प्रिंसिपल या टेलर के प्रिंसिपल, उसके ऊपर एक ना एक आना ही होता है क्वेश्चन, या 3 नंबर का या 5 नंबर का। तो इसको अच्छे से करना है, अच्छे से, मतलब पूरा घोट के पी जाना है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मीनिंग है कि आजकल ना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ से करता हूँ। हाँ हाँ, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे वो होता है कि जो हमारा काम है वो दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। तो मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है डे टू डे काम करने में कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम राइज होती है, तो उसको सॉल्व कैसे करें। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर को कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना है, ये सारा कुछ करना है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है हर एक काम को करने में। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक तो होता है कि प्रिंसिपल का मतलब, तो वो डेफिनेशन में दिया है, डेफिनेशन खुद करनी है आपने। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फीचर से। मेनली आपको जो होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंस ये, तो हम अपने कोर्स में ज़्यादातर इसको थोड़ा सा देंगे। डेफिनेशन होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो आपको खुद ब खुद करनी है, जो उसी भी आपको अच्छी लगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम आते हैं फीचर्स पे। इसके कितने फीचर दिए हैं? 7 फीचर दिए हुए हैं। तो पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि वो कहीं पे भी वो हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, चाहे वो एक बिजनेस फॉर्म हो, चाहे वो एक नॉन बिजनेस फॉर्म हो, तो वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। देखो, जैसे होती है एक साइंस, साइंस का हमें पता होता है कि अगर हम ये अप्लाई करें तो उसका एग्जैक्ट, क्लियर एंड डेफिनेट आउटकम आएगी। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये आपको श्योरिटी नहीं देता कि हाँ एक आपको आप अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करो तो आपको एक यही मतलब एक डेफिनेट आउटकम आएगी। वो बस एक जनरल गाइडलाइन है कि हाँ, एक जैसे ओपिनियन नहीं होता कि हाँ अगर आप ऐसा काम करो तो आपका काम बन जाएगा। वो है कि एक डेफिनिटी नहीं है, एक क्लियर और एब्सोल्यूट आउटकम नहीं है, एक जस्ट जनरल गाइडलाइन है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक सेकंड, मैं यहाँ पे नोट्स ऑन कर लूँ। हाँ, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक रिजल्ट है। वो ये ऐसा नहीं कि कल बने, साल पहले बने, 2 साल पहले बने। काफ़ी साल से जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बार 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 प्रैक्टिस करके इनको डेवलप किया है, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रॉब्लम्स आई, फिर उनका क्या कहते हैं केयरफुल रिसर्च की उन्होंने, फिर उसके बाद उनके सोल्यूशन फाइंड आउट किए, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनकी जो प्रैक्टिस थी, उसके उनका जो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डेवलप हुए हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है कि ये एक फाइनल ट्रूथ नहीं है। ये क्या है? ये एक फाइनल ट्रूथ नहीं है कि हाँ आप कह दो कि एक बार जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गए तो वो सदियों से वैसे 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 चलते जाएंगे। वो चीज़ नहीं है। ऐसा है कि जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन को तो इन्वायरमेंट में वो करना ही है, सर्वाइव करना है। तो इसलिए जो हमारे पुराने प्रिंसिपल हैं हम उसको ऑल्टर करते हैं और नए प्रिंसिपल को प्रोपाउंड करते हैं, नए प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। हमारे जो पुराने प्रिंसिपल होते हैं उसको ऑल्टर करते हैं, नए प्रिंसिपल को बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वो डायनेमिक होते हैं, वो स्टैग्नेंट या फिक्स नहीं होते। उसके बाद आता है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल क्या कहता है कि हमारा डायरेक्ट कंसर्न होता है ह्यूमन बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा एक लिंक बना होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स से। अगर वो लिंक नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं प्रिंसिपल की एक बेटर रिलेशनशिप बना रहे मैन पावर वर्किंग एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो। उसके बाद ये एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में। मटेरियल रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया था, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज।
ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिव और फिजिकल रिसोर्सेज पैसिव। अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं तभी जाके हमारा काम अच्छे से होता है। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छे से आता है तभी जाके हम अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस चीज़ का क्या कारण हो सकता है और उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या होगा, या उसकी जो अल्टीमेट आउटकम होगी। दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर मैनर से काम किया जाए तो उसकी आउटकम क्या हो सकती है। तो ये क्लियर है। उसके बाद आता है कंटिजेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वही है, इसमें भी वही जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको आगे कंटिन्यू किया है कि वो एक फिक्स्ड और परमानेंट नहीं होते, वो इफेक्ट होते हैं। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे वो इफेक्ट होते जाएंगे। तो उसमें कोई वो एक फिक्सेशन नहीं है, वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है और डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो आगे आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि फीचर्स और इम्पोर्टेंस को ऐसे मोड़ के कर सकते हो आप अगर आपकी वो राइटिंग स्किल अच्छी है तो। बाकी अगर मेरी मानो तो एज इट इज़ एक सीक्वेंस में इसको याद करना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी बार ये आएगा ही आएगा, ये इस चैप्टर में कुछ ना कुछ आएगा ही। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इसमें कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को अवेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को किस वे में करना है ताकि वो अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट ना कर सके। मैं रिपीट करता हूँ, मतलब मैं ये चीज़ स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ कि वो कह रहा है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट मैनेजर को एक गाइड करता है अच्छे से कि वो एक पर्टिकुलर काम को हर एक सिचुएशन में कैसे अच्छे से कर सकता है, जिससे कि वो अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स है उसको दोबारा से वो ना करे, रिपीट ना करे। इससे क्या कहते हैं टाइमली गाइडेंस मिलती है, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिलती। जैसे अगर मैं हूँ, मेरे को पहले ही बता दें कि हाँ ये काम करने से ऐसे गलती होगी, वो फिर मेरी समझदारी या बेवकूफ़ी है कि मेरे को पता है ये गलती होगी तो मैं फिर भी वही काम करूँ। लेकिन अगर मैं समझदार होऊंगा, मेरे को एक पहले टाइमली गाइडेंस दे देंगे तो मैं फिर वो काम नहीं करूँगा, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे लेस एक्सपेंसिव मैनर में, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो रिसोर्सेज होते हैं, एक फिजिकल जो आपको बताया था मैन मटेरियल मशीन मनी। मैन आता है ह्यूमन में, मैन पावर। चार याद रखने हैं, मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैन मटेरियल मशीन मनी, मैन मटेरियल मशीन मनी। ठीक है। तो मैन मटेरियल मशीन मनी वो आता है फिजिकल में और मैन आता है ह्यूमन में। ये दोनों यूज़ होते हैं। मैनेजमेंट का कुछ नहीं है फंक्शन, बस ये है कि इनको एक ऑप्टिमम एक ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट में डालना कि कोई वेस्टेज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकें हम इसमें। कि कोई ज़्यादा वेस्टेज ना हो और एक इनमें इन दोनों में ऐसा अच्छा कोऑर्डिनेशन बने दोनों जो रिसोर्सेज हैं कि हम एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अचीव कर सकें और कम से कम वेस्टेज हो। ये तभी पॉसिबल है कि जब मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करेगा अच्छे से। तो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे ढीला सा नहीं होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है सबसे लेवल बेस्ट कि उसका जो और कुछ नहीं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इफेक्टिव हो, क्योंकि जितनी भी तारें हैं वो सारा के सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से जुड़ती हैं और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ढीला होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद आता है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये याद रखना, बैलेंस डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक नेसेसरी ट्रेनिंग दे देते हैं मैनेजर को, इतना उनको डेवलप कर देते हैं उनके माइंडसेट को कि वो एक साइंटिफिक डिसीजन ले सकें। आगे आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। कि आज का जो टाइम है तो उसमें जो हमारा बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तभी सर्वाइव कर सकता है कि वो एक रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह सके। कोई भी बिजनेस फील्ड है, न्यू टेक्निक्स एमर्ज होती हैं हर रोज़। तो मैनेजर को समझना चाहिए सिचुएशन को पहले ही कि वो कंपटीशन फेस कर सके। अब आप अभी एग्जांपल ले लो, जैसे हम तो हमने तो इस चीज़ को ज़्यादा गोरा नहीं, जब जनवरी का मंथ था तो जब एक न्यूज़ आ रही थी कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो इंडिया में एक केस है, हमने कहा हमारे तक कैसे पहुंच जाएगा, ऐसे वो मतलब लगता है ना कि जब तक हमारे साथ वाले को या ऐसे कुछ हो ना जाए, हमारी नज़रों के सामने ना कुछ हो जाए, तो हम उस चीज़ को एक रियलिटी नहीं मानते। तो ऐसे ही हमने वो फेक सा समझा, धीरे धीरे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। आप यकीन नहीं करोगे, जिन्होंने सोचा था कि हाँ ये एक्चुअल में हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, उन्होंने पहले ही 3-4 जगह अपनी लेग्स वो फंसा ली थी कि हम अगर हमारा ये एक काम बंद होता है
तो हम दूसरे काम में वो पैर डाल लेंगे। इतने इतने बड़े जो लाले थे वो इवन सब्जियां बेचनी शुरू कर गए कि कैसे भी हो हमें अपना बिजनेस बंद नहीं करना। इसी वजह से जो आधे जो लोग थे जिन्होंने इसको गोरा नहीं इस चीज़ को, जिन्होंने इन्वायरमेंट को, चेंजिंग इन्वायरमेंट को बस ऐसे सोचा कि हाँ हो गया, तो उनका बिजनेस आप देखोगे ठप हो गया है पूरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ हमें जो चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है उसको देखना पड़ता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है, ये सारा। उसके बाद आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो आपका बिजनेस है वो एक सोसाइटी में अपना काम करता है, वहाँ पे प्रॉफिट कमाता है, वहीं पे खाता है, तो उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है। आगे जाके काफ़ी ज़्यादा लॉस भी आएंगे कि अगर इतने से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है, नेटवर्थ है या आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, तो आपको इतनी आपके प्रॉफिट का 2% हिस्सा या पता नहीं कितना हिस्सा एक फिगर थी, वो आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में देना ही पड़ता है। तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट हो। और प्रिंसिपल मैनेजमेंट वही करते हैं कि मैनेजर की इतनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं कि उनको एनेबल कर देते हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके। जितने ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजर क्या कहते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे बेचेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च एडवांटेजेस हैं जो प्रिंसिपल मैनेजर के, वो एनकरेज करते हैं रिसर्चर को कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते रहें। ठीक है, कि कुछ ना कुछ नया 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 करते रहे। अब मैंने जैसे ऐसे शुरू किया है लेक्चर, थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक वेबकैम की इम्प्रूवमेंट हो, एक माइक की इम्प्रूवमेंट हो, कि जिससे बेस्ट ऑफ द आउटकम मैं आपको देता रहूँ। ठीक है, तो एक यही होता है कि अगर एक अच्छी मैनेजमेंट हो तो उससे ये है कि इम्प्रूवमेंट अपने आप में आती रहे, और ये एटीट्यूड ही ऐसा बन जाता है कि मैनेजर को उस हिसाब से मोल्ड कर देता है कि जो वो कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हैं चाहे वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे वो अनकॉन्शियसली हो। एक होता है चेतन मन कॉन्शियसली, एक होता है अवचेतन मन। चाहे वो चेतन मन से कर रहे हो चाहे वो अवचेतन मन से कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहें। The principle of management are actually providing education and training to the manager by enriching their theoretical और practical knowledge। मतलब कि ज़रूरी नहीं हमें प्रैक्टिकल चीज़ है, ज़रूरी नहीं हमें थ्योरेटिकल चीज़ है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सी हो गया, सी एस हो गया, सी एम ए हो गया, उन दोनों में एक मिक्सअप सा ज़रूरी होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है तो कुछ नहीं कर सकते, अकेली प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है तो कुछ नहीं कर सकते। एक मिक्सअप होना चाहिए कि थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिससे आपका काम अच्छे से चल सके। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं मैनेजर्स को, जिनके उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती रहे बार बार। तो अभी आपको मजाक लगेगा लेकिन ये बंदे को ना अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। ये जो बंदा है हेनरी फ्योल, ये बंदा, इसको चाहे दादाजी बुला लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन ये बंदा इतना कहीं जाके इम्पोर्टेंट है, इतना कहीं जाके इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। ये बंदा आपका पीछा का नहीं छोड़ने वाला। आगे जाके आप बी कॉम कर लो, सी ए कर लो, सी एस कर लो, इवन कि इकोनॉमिक्स में भी इसने हमें डेफिनेशनें डाली हुई हैं। ये ऐसा बंदा है तगड़ा। तो इसको तो अच्छे से रटना है। इसके यही ये जो इसकी ये मूछें, इस बंदे की वजह से ही आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस बंदे को अच्छे से रटना है। इसकी जो 14 हैं, एक्चुअल में बी कॉम बिना पढ़ के गया था और इसके 14 प्रिंसिपल की वजह से मेरे 15 नंबर आए थे, जो मेरे को अच्छे से रटे हुए थे। तो इस बंदे को अच्छे से, इतना अच्छे से रटना है कि जो मर्जी हो जाए पूरा का पूरा हमें लिख के आना है। ये बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले थोड़ी सी इसको वो देते हैं इज्जत। बंद बंद, हाँ। ये हमारे एंड्री फ्योल जी हैं, हमारे दादाजी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इनको। इसका हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने प्रिंसिपल मैनेजमेंट को उनकी रिसर्च के हिसाब से डिस्क्राइब किया, लेकिन जो हेनरी फ्योल थे, अब यहाँ से स्टार्ट होना, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स निकाले मैनेजमेंट के। जो उनकी बुक थी जनरल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने उसमें पहले एक डिफरेंस बताया प्रिंसिपल और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, ट्रू एंड एस्टेब्लिश, कि जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, वो एक रिलेशनशिप बताते हैं कोज एंड इफेक्ट का,
कि जो प्रिंसिपल होते हैं कि बताते हैं कि ये क्या कारण है और उसका आगे क्या फ़र्क पड़ सकता है। वाइल द प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल हैज़ केप्ट टू थिंग्स इन माइंड। ये याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जब फ्यूल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किए तो उसने दो चीज़ें दिमाग में रखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करना है ये। पहली, कि जो प्रिंसिपल की लिस्ट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बल्कि सजेस्टिव होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं 100 प्रिंसिपल दे रहे हैं, 500 प्रिंसिपल दे रहे हैं, 50 प्रिंसिपल दे रहे हैं, ऐसे नहीं, कम दो, अच्छे दो, कि हाँ हमें काम आते रहें। उसके बाद और वही प्रिंसिपल देने जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और एप्लीकेबल हो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि बस ये किताब में लिखने को दे दिया है, ये असली में काफ़ी ज़्यादा काम के हैं, इसलिए उन्होंने दिए हैं। सेकेंडली, जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, कि हाँ अगर आपके बिजनेस में चेंज आए, आप ये नहीं कि देखते रहो नहीं फ्योल जी ने तो हमें वो प्रिंसिपल दिए थे, अगर वो चेंज ना हुए वैसे के वैसे ही रखे रहें, कि हमें तो फ्योल जी ने वो प्रिंसिपल दिए थे, वो बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो हमें तो वही फॉलो करने हैं, आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये सोच के पहले कि बाद में हमारा नाम ना डूबे, फ्योल जी, कि हमारा बाद में नाम ना डूबे, ये दूसरी चीज़ दिमाग में अपने बिठा के और आपके बिठा के गए हैं कि जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए, कि जैसे जैसे आपके चेंजेस आएंगे आप उनमें चेंज करते रहो इन केस ऑफ नीड। तो आगे आ रहे हैं हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, तो लंबा जाएगा, देखियो। डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो पूरा का पूरा काम है उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। एक पूरा वो पूरा काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उसको ना फिर हर एक छोटे छोटे टुकड़े को एक बंदे को दे दो, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, प्रसाद होता है वो, आपका 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 आपका, तो वो दे दो। ऐसे नहीं कोई हाथ है उसको दे दो, जो बंदा उस चीज़ में माहिर हो उसी को देना है, ठीक है। जो बंदा उस चीज़ में माहिर हो उसी को देना है, जिससे हम अचीव कर सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। कि मेरी बात सुनो, मेरे को, मैं जैसे आगे जाके CS बनूंगा, मेरे को आप काम दे रहे हो कि चलो अकाउंट्स बनाओ, जिसका मेरे साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, चाहे आते भी हों चाहे नहीं भी आते, जब मैं उस चीज़ में ठीक नहीं होऊंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह मैं एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को एक पूरी एफिशिएंसी नहीं है उस काम में, तो मैं वो काम कैसे कर लूँगा। तो मेरे को, मेरे हिसाब से मेरा जो कंप्लायंस का काम है मेरे को वही सूट करेगा। अगर आप मेरे को अकाउंट्स बनाने जैसा या कोई और काम देते हो मेरे को, तो वो मेरे को सूट नहीं करेगा। वही कहते हैं कि जो काम जिसको सूट करे वही उसको दो, तो हम बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। वो कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे को ठेंगा बाजे, वो प्रिंसिपल यहाँ पे है कि as far as possible the whole work should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part of job according to his ability and taste repeatedly so that the benefit of specialization achieved। इसके जो पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट्स हैं वो आपने याद करने हैं, याद नहीं करने, एक बार पढ़ लेना, एक बार एक रीड ज़रूरी है बस, मेनली आपने ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद समझो आपको एक 3 नंबर में अकेला पूछ लिया डिवीजन ऑफ वर्क, तो उसमें तो आपको पॉजिटिव और वायलेटिंग लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारा पूछा तो आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वही ना सर्कमस्टांसेस मैटर करता है कि आपको कितने मार्क्स का क्या पूछते हैं, एक बार रीड दे लेना। साथ साथ में ही करते हैं चलो इनको, कि जो स्पेशलाइजेशन है एडवांटेज ये पॉजिटिव इफेक्ट की, स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस वो हैं हम ऑब्टेन करेंगे, जैसे क्वालिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी प्रोडक्शन की, वेस्टेज कम होगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की। और वायलेटिंग इफेक्ट ये है कि ये अगर हम वायलेटिंग इफेक्ट मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम इसको फॉलो ना करें, तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते वायलेटिंग, कि अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, इसको अफेक्ट नहीं करते, कि जो भी ऊपर बेनिफिट है वो तो चलो पता है, जो ऊपर बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलने वाला, ऊपर से जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो नहीं रिड्यूस हो जाएगी। यार एक चीज़ होती है बिजनेस में बड़ी प्यारी, अगर वो हो तो एडवांटेज, अगर वो नहीं हो तो डिसएडवांटेज, ये आप याद रखना, ये आपकी काफ़ी काम आएगी, कि अगर वो है तो एडवांटेज, अगर वो नहीं है तो डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आगे आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे अब मैं कैसे बताऊँ आपको, कि चलो ऐसा ले लो, दो दोस्त हैं, ठीक है,
जो मर्जी नाम ले लो, मेरे को नहीं साला नाम पता। तो दो दोस्त हैं, वो अपना, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि दो दोस्त हैं, एक का नाम अथॉरिटी, एक का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या मैं बताऊंगा, लेकिन ये प्रिंसिपल के हिसाब से पहले देखो। बोथ प्रिंसिपल शुड गो हैंड इन हैंड। बहुत हो गया ना, ऐसे वापस पीछे भी आ जाए। हाँ, कि जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलने चाहिए। अथॉरिटी होती है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है, हम कितने डिसीजन खुद ब खुद ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है कि अगर हम किसी को वर्क असाइन करें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो समझो मेरे को अगर समझो क्लास मोनीटर की एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते। क्लास मोनीटर है, उसको अगर हम कहें कि चलो आपने बच्चों को चुप कराना है, और उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आपकी कंप्लेंट आगे सुनी नहीं जाएगी, बस आपको कह दिया चुप कराना है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी। आप भौंके जा रहे हो क्लास में, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, आगे से आपको जवाब दे जा रहे हैं कि हम नहीं होते, तुमसे जो होता है कर लो, हमने नहीं होना। तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्या वो आपने अच्छे से निभाई? चाहे आपने अच्छे से निभाई, क्या उसकी आउटकम निकली? नहीं ना। तो वही चीज़ होती है। और अगर आपको अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अथॉरिटी दे दो, आपका क्या पता भाई, आप बंदा हल्की सी सांस ले, आप उसको जाके चांटे मार रहे हो, आप उसकी टांगे तोड़ रहे हो, आप उसको चौक स्लैम डाल रहे हो। तो वही चीज़ है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड टू हैंड चलनी चाहिए। अगर अथॉरिटी है इतनी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, ज़्यादा कम मतलब वही आप समझ गए कि कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही है कि it means that when a particular individual is given a particular work, he is made responsible for the results। ये तभी पॉसिबल होता है कि उसको एक सफिशिएंट अथॉरिटी दी जाए टू डिस्चार्ज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? टारगेट अचीव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या है? रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी, टांगे तोड़ दी, डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट। ठीक है, कैन नॉट फिक्स अकाउंटेबिलिटी, कि आप मुकर जाओ करके, डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। बस यही है। डिसिप्लिन, चलो डिसिप्लिन तो आप बस बोल दोगे, शिष्टाचार में रहना ये वो, लेकिन अगर मतलब रूल्स फॉलो करना, रूल्स कंप्लाई करना। लेकिन अब अगर आप इनकी वर्डिंग पे जाओ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो ये ना, अपनी जितनी मारने की सोचोगे कुछ ना कुछ मिस होएगा। इसलिए पहले बुक के हिसाब से, फिर खुद के हिसाब से, और फिर जिसके मर्जी हिसाब से चलो। Organizational rules and employment agreements should be obeyed by both the superiors and subordinates, which are necessary for the successful working of the organization। कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल है सॉरी, वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, वो कह रहे हैं कि शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स किसके लिए बोले? सुपीरियर के लिए। और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट किसके बोलिए? सबॉर्डिनेट के लिए बोला है वो। तो ऑर्गेनाइजेशनल रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो ओबे करे बोथ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वर्क करे तो। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? डिसिप्लिन बनेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेटर लेबर मैनेजमेंट होगी। बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन होते हैं। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बेटर रेपुटेशन होती है। जैसे हम कहते हैं नहीं है कि बेटर रेपुटेशन की, समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक हमें वो अच्छा सा नहीं लगता कि जैसे एक रोबोटिक टाइप चल रहे हैं, उठो तो सारे उठ रहे हैं, बैठो तो सारे बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं। फिर वो बड़ा हमें लगता है कि वाह क्या बात है, क्या मैनेजमेंट है साले, एक साथ सांस ले रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ ये। तो वो चीज़ है कि हाँ, मतलब वो एक रेपुटेशन, हमारे बोल्ड सी एक पर्सनैलिटी बनेगी। और एक हम कोई भी कहीं पे भी जाते हैं, सरकारी दफ्तर हो गया, कोई हो गया, हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि हाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, 4 बार गेड़े मार ले, वो तो बंदा आ ही नहीं रहा, वो बंदा छुट्टी पे है। तो फिर उस हिसाब से हमारी इमेज बन जाती है हमारे अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बेटर मैनेजमेंट होती है, और अगर आप इसको वॉयलेट करते हो, पहले तो रेपुटेशन गिरेगी, फिर एक डिसऑर्डर होगा, फिर आएगा एटमोसफेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन, कि हाँ ज़्यादा डिसिप्लिन हो रहा है तो बंदा छोटी छोटी चीज़ पे वो डाउट करता है कि आपने ये काम किया नहीं किया, फिर कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होगा। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको आप समझने की कोशिश करना। एक यूनिटी ऑफ कमांड है और एक स्केलर चेन। यूनिटी ऑफ कमांड हमें कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक बंदे को एक ही मैनेजर से काम मिलना चाहिए। ठीक है, एक बंदे को एक ही मैनेजर से काम मिलना चाहिए। अगर उसको एक से ज़्यादा मैनेजर से काम मिलता है
तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, वो अपना एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, और बाद में उसको डर रहेगा कि पहले किसका काम करूं। ये सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक है कि पहले किसका काम करूं, क्योंकि दोनों मैनेजर चाहेंगे कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अपनी, मेरे घर में पहले एक साथ आते हैं सारे, घर जाने की देर होती है, मम्मी मेरा ये काम है करके आ, साथ ही में दादी मेरा ये काम है करके आ, पापा तो चलो पापा के तो करता हूँ मैं, बिना के कर देता हूँ। ऐसे घर जाऊँ तो मेरे को फिर ये होता है मैं पहले किसका काम करूँ, क्लेश वाला काम है कि हाँ पहले अगर मैं इनका करूँ या इनका करूँ, और मैं कंफ्यूज रहता हूँ सच्ची में कि क्या कहते हैं कि पहले मतलब एक काम पे अच्छे से ध्यान नहीं होता, कई बार मम्मी का काम दादी वाले काम पे मिक्सअप कर देता हूँ, दादी वाला काम मम्मी के काम पे मिक्सअप कर देता हूँ। मतलब यार जब एक चीज़ पे आपका कंसंट्रेट नहीं है, अब साथ में मेरी पढ़ाई का भी मेरे सर पे चलता रहता है कि हाँ मैं क्या करूँ, तो वो सारा मिक्सअप सा हो जाता है, किसी का काम भी ठीक से नहीं होता। बाकी फिर पता है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, गालियाँ एक से खानी इससे अच्छा दोनों से खा लो, तो वो बढ़िया है। बाकी हाँ ये जो प्रिंसिपल कहता है वो ये है कि एक सबॉर्डिनेट को एक मैनेजर के से ही काम मिलना चाहिए, रैदर कि दो मैनेजर के से काम मिले। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि कोई कंफ्यूज सिचुएशन नहीं होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, सबॉर्डिनेट की भी सुपीरियर की भी, अच्छे से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, कोऑर्डिनेटिव इन्वायरमेंट रहता है कि हाँ जब पता है एक से मिलना है, एक को ही अकाउंटेबल होना है, तो उसमें फिर ज़्यादा वो नहीं होता, इंटरफेरेंस ही नहीं होती। तो आगे आता है वायलेटिंग इफेक्ट्स। एक कंफ्यूज सिचुएशन हो जाती है, वही ना कि किसका काम पहले करे, एफिशिएंसी दोनों की गिरती है, वही अगर वहाँ पे हाँ है तो यहाँ पे ना है। कन्फ्लिक्ट होता है, इंजर्ड ईगो ऑफ सुपीरियर्स, कोई नहीं समझ सकता मेरे से अच्छा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, पता ही नहीं होगा कि आप किसको फिर कह रहे हो, किसको अपना काम दिखा रहे हो। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये थोड़ा सा ना, पता नहीं है पीडीएफ कैसी है, हाँ ये थोड़ा सा मतलब हल्की मेरे को वर्डिंग लगती है इसकी अजीब, ये आप चाहो तो एज इट इज़ रट लो, इसको किसी और लैंग्वेज में लिखने की कोशिश ना करियो प्लीज़। ये एज इट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आए तो बस ये लिखना, देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान एंड फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। देयर शुड बी वन हेड, एक सर एक प्लान के लिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। ये है कि मतलब समझो एक इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उस वो उनका सेम ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए सिर्फ एक ही प्लान बनाना चाहिए और वो फिर एक ही बंदे को देना चाहिए, ये है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन ड्यू टू मैनेजर एसोसिएशन विद द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ड्यू टू यूनिटी इन ऑब्जेक्टिव्स, वायलेटिंग वही गुस्सा बहुत आता है मेरे को हाँ ना वाले में ना, स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। डिफरेंस आप रीड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट। हाँ तो आगे आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप अपने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को रखो, आप सेल्फिश ना बनो, आप अपने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को रखो। ये काम होता वैसे पता नहीं प्रैक्टिकली होता नहीं होता, शायद कहीं कहीं जगह जहाँ जहाँ जिनके एम्प्लॉयज सेटिस्फाई हैं पूरा कि उनका पे पैकेज अच्छा है, उनका जो सेकेंडरी गोल्स होते हैं कि अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है, अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है, वहाँ पे शायद ऐसा होता हो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का शुड टेक प्रायोरिटी, उसको आगे रखना पड़ता है अपने इंटरेस्ट से, कि हम ये देखें बस हमारा फ़ायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन जाए, फूक जाए, आग लग जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो इसमें ये कहता है कि जो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जैसे समझो इसमें एग्जांपल बहुत अच्छी दिया है कि एक परचेज मैनेजर ने 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, और जो सप्लायर है उसका सन है, ठीक है, और उसने मार्केट से हाई रेट पे खरीदा, इससे उसको तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जो कंपनी ने हैवी लॉस इनकर किया जिससे सिचुएशन अनडिजायरेबल होगी। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि इससे ह्यूमैनिटी बनी रहती है, ठीक है, प्रॉफिट हर एक का प्रॉफिट होता है कंपनी में, कि अगर आप हर एक को इतना पार्टिसिपेशन दे रहे हो तो उसका प्रॉफिट अपने आप इंडल्ज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाद में वही ह्यूमैनिटी वायलेट होती है, जेलेसी होती है, हिंड्रेंस होती है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
ब्ला ब्ला ब्ला। रेमुनरेशन इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि हर एक को एक्चुअली ना 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा कि इसको बाद में मर्ज कर दूँ सभी लेक्चर्स को, नहीं तो 10-10 मिनट के लेक्चर आएंगे, क्योंकि वो एक पेड वर्जन नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो, और क्या हो सकता है। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़ इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी तो सैलरी देनी चाहिए कि हाँ वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ जी काम आपने वैसे होते हैं ऐसे ही है यार कि आप काम बंदे से ले लेते हो 4-5 लाख का सैलरी उसको दे रहे हो 20-25 हज़ार। ये हर जगह है यार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप खुद का प्रॉफिट इतना देख रहे हो, ठीक है प्रॉफिट आपका तो बढ़ जाएगा, एक बंदे का घर चल रहा है, बाकी 20 के बंदे 20 ऐसे ही रोटी से भी औखे हुए पड़े हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एक फेयर रेमुनरेशन देनी चाहिए जिससे वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय कर सके। और अगर सच्ची में ऐसा फिर एम्प्लॉय का मन नहीं करता, वो बस देखता है कि कब से कब मेरी यहाँ पे काम हो मेरा, मैं यहाँ से चेंज करूँ, फिर जैसे उसको हायर पैकेज होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिकता नहीं है। जिसका वो डीमेरिट यही होता है कि सारा पैसा आपने उस पर खर्चा ट्रेनिंग पे, और फिर आपने एंड पे आके वो लालच अपना दिखा दिया तो वो चला जाएगा, आपको लॉस होगा फिर। उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एनकरेजमेंट बढ़ती है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, डिक्लाइनमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट वही होता है जो मैंने आपको बताया ना, कि जो आपकी लेबर है वो आपको छोड़ के ना जाए। अगर लेबर आपको छोड़ के जा रही है तो उसका मतलब कि आपका लेबर टर्नओवर रेट है वो ज़्यादा है, कि बस लेबर आ रही है आपके पास वो बड़ी जल्दी छोड़ के जा रही है आपको, तो आपका लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा है। ये पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है ये, आपको कहीं पे भी कहीं भी लाइन में घुसाना है वो आ सकता है कि जो आपका लेबर टर्नओवर रेट है वो डिक्लाइन है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। वही अगर आप ये वायलेट करते हो तो एनकरेजमेंट कम है, डिसऑनेस्टी ज़्यादा होगी, और आपका लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा होएगा, बंदे आपके पास खड़ेंगे भी नहीं, दूर रह के बस। सत श्रीकाल। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होती है पावर, कि समझो मैंने अपने अंडर लगाए हैं 100 बंदे, आगे आगे ऐसे नहीं, सीधा ही मेरे नीचे सारे, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे, ऐसे कि जैसे टॉप, मैं टॉप लेवल पे हूँ, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। मैं देखो मैं हूँ बड़ा बंदा, राजे महाराजे वाला। मेरे को नहीं पसंद कोई हाँ मेरे सामने चूँ चाँ करे, कि हाँ ये कहे कि हाँ भी हाँ जी सर ये हम ऐसे कर लें ऐसे कर लें ऐसे कर लें, जुबान नहीं खुलनी चाहिए मेरे सामने। मैं ऐसी नेचर का बंदा हूँ। एग्जाम्पल है, ऐसा ना सच्ची में मान लियो, एग्जाम्पल है ये, आपको समझ ऐसे ही आएगा कि हाँ मैं ऐसी नेचर का बंदा हूँ। ऐसे कोई वो सड़ा मला सा एम्प्लॉई आ जाए मेरे पास आके मुंह उठा के कि हाँ जी सर हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी आप अचीव कर लें तो हम आप ऐसे कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे प्रॉफिट। तू कौन है बे, है कौन तू, बकवास कर रहा है आके मेरे सामने, है कौन तू। मेरा डिसीजन है, मैं खुद ब खुद देख लूँगा, तू जा अपना काम कर, काम करके दफ़ा हो जा, शक्ल भी ना दिखे मेरी दूर दूर तक। तो वो क्या हुआ, मैंने उसको ना अपनी पावर दी ना कुछ डेलीगेट किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब ये अब बदतमीज़ी पे ना जाओ कि मैंने बदतमीज़ी की, मैंने ये किया कि मैं अपनी सारी पावर अपने पास रख के बैठा हूँ, मैं उसको डेलीगेट नहीं कर रहा। क्या पता उसका प्लान होता अच्छा होता, क्या पता वो सच्ची में, कि मतलब अपना, अगर हम सारी पावर अपने पास रख लें उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर हम उसको डेलीगेट करते हैं थोड़ा थोड़ा, कि आप आपको ये अथॉरिटी देते हैं कि आप ये काम, परचेज वाले को उतनी अथॉरिटी देते हैं कि आप हाँ इतना स्टॉक खरीदो, आप जो करना है करो, सेल वाले को इतनी अथॉरिटी कि आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आप कर सकते हो इतना। तो अगर हम ऐसे अथॉरिटी बांटते हैं उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी मेरे पास है तो सेंट्रलाइजेशन, अगर मैंने बांट दी तो डिसेंट्रलाइजेशन। कि फॉर एग्जांपल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर्स, should remain in the hands of superiors. On the other hand, अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ग्रांटिंग लीव टू द एम्प्लॉयज। वही फालतू फालतू के काम, वो सबॉर्डिनेट को, वो ऐसे थोड़ी कि यार किसी को छुट्टी चाहिए वो सीधा डायरेक्टली सीईओ के पास आ रहा है कि हाँ जी सर मेरे को छुट्टी चाहिए, वो अपना देख रहा है कि हाँ मैंने कैसे अपनी सेल्स बढ़ानी है। वो ऐसे वो एक 500 एम्प्लॉय हैं, उनमें से हर कोई रोज चला आ रहा है कि मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को यहाँ जाना है। तो उसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने काम को डिसेंट्रलाइज करे। तो इस पॉइंट का जो मेन सार है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सप्लेन करना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। इसका मेन सार ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
सुपीरियर शुड अडोप्ट, ये एक सेकंड, इरेजर कहाँ पे है, हाँ हाँ ये ठीक है। सुपीरियर शुड अडोप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, ये याद रखियो, बीच वाला रास्ता, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक बीच वाला रास्ता है कि हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम लम्बे ही पड़ जाएं आपके सामने कि हाँ जो करना है करो हम बस देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम अकड़ में बैठे हैं कि हाँ दूर दूर तक दिखना नहीं चाहिए, बकवास नहीं करनी मेरे आगे, वो भी नहीं। एक ठीक है, पहले अगले बंदे की बात सुनो, अगर आपको लगता है उसको उतनी पावर दे दो, तो एक इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, इससे ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको जैसे समझो आप स्कूल में हो, वैसे ज़्यादा बंदों को फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब उनके साथ रियली में होता है कि आपको थोड़ा सा ऐसे मॉनिटर बना दें क्लास का, या आपको थोड़ा सा कुछ कर दें, थोड़ा सा अपने रिकॉग्निशन दे दें, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, कि जैसे क्या, एक तो क्विक डिसीजन होते हैं, एनकरेजमेंट, हाँ ये पॉइंट समझाना, एनकरेजमेंट की बड़ा अच्छा सा लगता है कि यार साढ़े 60 बंदे बैठे हैं, मेरे को अकेले को दिया, वाह, अपनी तो टोर ही हो रहा है। तो डिक्रीज होता है वर्कलोड सुपीरियर्स का। आगे आता है वायलेटिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, अगर वो नहीं बांटेंगे तो खुद काम करो मरो, हमारा क्या जाता है। इम्पेशेंट एंड रोक डिसीजन बाय सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड वीक डिसीजन बाय सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। वही, अगर सारा सर पे बोझ अपने ही रख लोगे तो क्या, सारी टेंशन अपने सर पे पालोगे तो क्या तुम्हें लगता है अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और हाँ, अगर सारा बोझ ही बांट दिया, खुद के सर पर रखा ही नहीं कुछ, तो तुम्हें लगता है तुम्हें कोई पूछेगा। फिर आता है डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, वो जो करना कर, मर अपना यहीं पे मर। आगे आता है स्केलर चेन, थक गया यार, स्केल हो जा सेट, क्या हो रहा है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है फैन ऑन कर दो। स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। लाइन होती है किसकी, अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की, पावर और कम्युनिकेशन की, विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, हाईएस्ट टू लोएस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में। फ्यूल का ओपिनियन क्या था, वो कहता था कि इसको स्ट्रिक्ट मैनर में वो करो, फॉलो करो, कि मतलब जो कम्युनिकेशन है वो ऊपर से नीचे हो और वाइस वर्सा स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे नहीं कि मैं वहीं पे बताता हूँ, ये रहने दो, बाजू का रहने दो। बाजू को क्यों यार रगड़ना, बताओ। इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी स्टेप पोस्टपोन ना हो यार, इसमें बताता हूँ मैं। ये समझो ए है, ठीक है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन जाना है तो वो ऐसे जाए, बनाने दो ड्राइंग, तो हमें पता है हट से ऊपर हमें कुछ बनाना नहीं आया। हाँ, कि अगर ए को कुछ बताना है इसको, जी को, तो ये ऐसे जाना चाहिए, पहले बी को पता हो, फिर सी को पता हो, फिर डी को पता हो, फिर ई को पता हो, फिर एफ को पता हो, फिर जी को पता हो, ऐसे जाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे छलांग मारी, हाँ जी 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 आओ, क्या जी जी, ऐसे नहीं होने वाला। पूरा एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि एक पूरा सीक्वेंस फॉलो करके तभी इंफॉर्मेशन जी के पास जाएगी। ये फ्यूल एक्सप्लेनेशन देता है इस चीज़ की भी। कोई भी स्टेप अगर आप सोचो कि चलो बी तो वैसे फालतू बंदा है, मेरे को नहीं पसंद ये वो, सीधा सी से बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। वो कहेगा फालतू होगा तुम्हारे में होएगा, हम भी किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, तुम्हारे लिए होंगे फालतू होंगे, किसी की लाइफ में हमारी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो हमें बतानी पड़ेगी आपको बात, ऐसे नहीं काम चलने वाला। तो आपको ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वही चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ। फिर फ्योल ने एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ लेटर और डबल चेन एज शोन इन द डायग्राम, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसका फ़ायदा क्या है, ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम अथॉरिटी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व। यार जो भी है, ऐसी लाइन ऐसी बजेगी, हाँ सेंट्रलाइजेशन है, ऐसा ही होगा, जो होता है कर लो आप, ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन करो, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से करो ना, करना है कुछ अच्छे से करो। हाँ हाँ, आपको समझ आना चाहिए, ये लो, हाँ अच्छे से करेंगे, क्या बात है। ड्यू टू मोर क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व फास्टर, ठीक है, अच्छे से। तो उसमें कह रहा है कि हाँ अच्छे से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक
बस ये याद रखियो। प्लैंक तो चलो ठीक है, गैंग प्लैंक हमारा राज है। गैंग प्लैंक पे कहते हैं कि हमारा राज है भाई। गैंग गैंग आपको कहते हैं, गैंग से तो पता ही होगा आपको कि हमारा राज है, ऐसे ही होगा। अगर हम चाहेंगे ना कि इससे हो जाए, ऐसे ही होगा। तुमसे जो बनता करता तुम कर लो। हमने सामने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। सामने वाले डिपार्टमेंट में मेरा है कोई, मेरे को उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। तुमसे ये जो बॉस है, तुमसे जो होता है कर लो, तुमसे जो होता है कर लो, मेरे को ये सामने कम्युनिकेशन करना है। इतना वेला नहीं हूँ मैं कि मेरा कोई पर्सनल मैसेज है, मैं इसको दूँ, इसको दूँ, इसको दूँ, इसको दूँ, फिर आपको दूँ, फिर आप ये नीचे 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 नीचे, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। पर्सनल होती हैं कुछ चीज़ें, सब कुछ थोड़ी बता के होता है। तो गैंग प्लैंक है कि आप ना, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय ऑफ इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये भी नहीं कि आप जब मर्जी चाहे इश्क लड़ाई जाओ, ऐसे भी नहीं होने वाला। इन केस ऑफ इमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। इमरजेंसी इतनी पड़ी है, आपको बोलना ज़रूरी है कि हाँ बस आज है, आज नहीं तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बोल पाएंगे वो चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। और अगर आज आपका कम्युनिकेशन डिले हो गया तो बस काम ख़त्म है। तो जस्ट एक एक्सेप्शन है ये उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाले था आपको, हाँ, लेकिन इसमें ना एक कंडीशन है, ये आप एग्जांपल में पढ़ोगे, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि ये कहाँ पे गया मेरे, हाँ, ये सारा आप इरेज करो, इरेज 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 इरेज, हो जाए यार, इरेज, हाँ, गैंग। कि इसमें ये है कि समझो आप, अगर आपको करना है, ठीक है, इस वाले से बताता हूँ, ये कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है करो। एक होता नहीं है, एक साथ में खबरी होना चाहिए कि हाँ, एक प्रोटेक्शन के लिए, कि हाँ कोई आए बता देना कि हाँ, कि कोई आए बता दियो, कि मतलब एक बंदा चाहिए होता है जिसे बताना पड़ता है कि हमें ये बात करनी है, तो हमें हेल्प करियो, ठीक है। तो वो होगा हमारा ये, समझो इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसको अपने बॉस को बताना पड़ेगा, मैंडेटरी बताना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी इमरजेंसी सिचुएशन है। आपको इतने स्टेप डिले कर दिए, लेकिन आपको और आपके बॉस को पता होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं, उसका अंदर सारा कंटेंट क्या है और हम इस टाइम करने वाले हैं, ये सारा कुछ उसको पता होना चाहिए, ठीक है। बट फॉर डूइंग सो पी एंड शेयर हैव टू सीक द प्रायर परमिशन ऑफ देयर इमीडिएटेड बॉसेस, ठीक है। ये होगा आपका। तो इसको आप अच्छे से रीड करो एक बार, फिर ना समझ आए तो देखते हैं। एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन होता है, बेटर रिलेशन होता है बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, क्विक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। क्विक कैसे होगा यार, वैसे फालतू में जो मर्जी मुंह में आ डाल दो। डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग द क्लोज सुपीरियर्स, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। यार जो फालतू की चीज़ें वो मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना थक गया हूँ। वैसे कुछ नहीं है जो फालतू में, हाँ, जिसको आपने रीड करके छोड़ना है वो उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। कितने रह गए, 14, और तो नहीं बचा है, कंक्लूजन है, बस ठीक है, इतना है ना। तो अब आते हैं आपके 10th प्रिंसिपल पे, ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या कहता है, ये ग्रीन, ठीक है, नहीं ब्लू, हाँ भेदभाव भी करना, ऊपर भी ब्लू हुआ था। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 4 लाइनें ना याद रखियो, ये जो बोल रहे हैं एज इट इज़ का मतलब, आप ऐसे अपनी तरफ से लिख दो इंग्लिश में कि हाँ, कि हर एक चीज़ को ऑर्डर में से एक्ट करना, कि वो अच्छी दिखे, उससे एफिशिएंट है, वो चीज़ नहीं बनती। ये लाइन है इतनी प्यारी ना, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। एक सही बंदा मतलब वहाँ पे प्लेस करना कि जो उसका असली काम है, सही बंदा उसके सही काम पे प्लेस करना, और एक सही चीज़ उसकी सही जगह पे टिकाना, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फ्योल कहता है कि हर एक एंटरप्राइज में 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर फिजिकल रिसोर्सेज के लिए और सोशल ऑर्डर ह्यूमन रिसोर्स के लिए। वो कहना है फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, उसके लिए 2 ऑर्डर बने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए मटेरियल ऑर्डर और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सोशल ऑर्डर।
कीपिंग द फिजिकल सोर्सेज इन ऑर्डर टू मीन्स डैट, जो फिजिकल सोर्सेज के लिए उनके लिए एक लाइन कह रहे हैं, आपके लिए शेयर, उसके लिए फिजिकल सोर्सेज के लिए एक लाइन। प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस। यार कैसे इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ, हिंदी में तो, इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए एक सही जगह, और एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, हर चीज़ उसकी सही जगह पे, हर सही जगह पे सब कुछ, और सब कुछ उसकी सही जगह पे। हाँ, इतना भी कच्चा नहीं हो, हर सही जगह पे सब कुछ, और एक सब कुछ सही जगह पे। यार इंग्लिश में कर लो आप, ठीक है। सिमिलरली कीपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इज इम्पोर्टेंट प्लेस। बस इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, हिंदी में ऐसे पढ़ दो। अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन इज अपॉइंटेड प्लेस। एक चीज़ देखियो, यहाँ पे एवरी थिंग है और ये एवरी वन है, गलत ना लिखे आइयो। आगे वो चेकिंग करने वाला हुआ ढीला तो ठीक है, क्यों नंबर कटवाने यार, जब प्यारी सी लाइन है याद करनी है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट जॉब एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। राइट पर्सन राइट जॉब, राइट थिंग राइट प्लेस, राइट पर्सन राइट जॉब, राइट थिंग राइट प्लेस, राइट पर्सन राइट जॉब, राइट थिंग राइट प्लेस। फ्यूल क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के लिए मटेरियल ऑर्डर, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सोशल ऑर्डर, ठीक है। Keeping the physical resources in order means a proper place of everything and everything in its right place. A proper place for everything and everything in its right place. Similarly, keeping the human resource order means a place for everyone and everyone in its appointed place. A place for everyone and everyone in its appointed place. Complete utilization of material and human resources. ये पॉजिटिव फैक्ट है। कंप्लीट यूटिलाइजेशन, नो लॉस ऑफ टाइम, बेटर डिसिप्लिन होगा, और वही मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, पता नहीं लगेगा एक्सीडेंट्स का, हाइट ऑफ डिसऑर्डर होगा। इक्विटी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव 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 भेदभाव, सब कुछ होता है ऐसे ना, सब कुछ होता है। पानी मारने की बात है, जाइए ऑर्गेनाइजेशन में पानी मारोगे ना ट्रैक्टर के, सब कुछ होगा। जी 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 जी। पर थ्रेटिकल में ये है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबऑर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल so that they develop a feeling of dedication for their work. हर एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को जितना ज़्यादा फेयरली एज पॉसिबल ट्रीट करना है, मतलब सही ट्रीट करना है यार। गालियाँ गुलियाँ क्यों निकालनी है किसी को, या मतलब डांटना भी क्यों है, मतलब यार फेयरली ट्रीट करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ताकि एक डेडिकेशन है उनमें बनी रहे। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ वाला है, वो क्या कहते अपना होमवर्क नहीं करके आया, मैं करके आया हूँ, आप मेरे को भी वेरी गुड दे रहे हो, उसको भी वेरी गुड दे रहे हो, मेरे घर पे भी वही फ़ोन करके कह रहे हो कि हाँ इसने अच्छा काम किया आज, उसके घर पे भी वो, फिर वो चीज़ नहीं होती। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, फिर मैं बेवकूफ़ हूँ यार, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपका होमवर्क कर रहा हूँ। वो नहीं ना, वही कह रहा है कि लेबरर कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स इन अ डे, अनदर लेबरर 8, ठीक है, और उन दोनों को इक्वल रेमुनरेशन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, या तो तुम्हें ज़्यादा मिले या उसको कम मिले, ठीक है। इससे प्रिंसिपल वायलेट होता है, दूसरे को कम रेमुनरेशन, ज़्यादा तो तुम क्या ही दोगे, वो ये ज़्यादा तो तुम क्या ही दोगे, दूसरे को कम दो ये नहीं यहाँ जिसने ज़्यादा उसको ज़्यादा, तुम दूसरे को कम कर सकते हो, यही है रियलिटी। पैसे खर्च के राजी नहीं कोई। इसका क्या होता है, पॉजिटिव एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहते हैं, इंक्रीज द सेंस ऑफ डिवोशन ऑर्गेनाइजेशन। स्किल्ड एम्प्लॉय ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल, अनस्किल्ड वो कहते हैं कि चलो हम भी जोर लगा के देखते हैं, उसने तो अपना उसने तो दिखा दिया, हम भी करके देखते हैं कुछ, हम भी क्या पता कर लें। वही सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वाले का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, एफिशिएंसी गिर जाएगी, केयरलेसनेस बढ़ जाएगी अनस्किल्ड में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, अगर ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी जब मर्जी अपने में वो कर लो, ठीक है,
जब मर्जी किसी एम्प्लॉय को हायर कर लो, जब मर्जी किसी को निकाल दो, किसी हाँ आप रीज़न दो, वो चीज़ अलग है। ऐसे नहीं कि हाँ चलो आज मन नहीं मेरा। बस यार ख़त्म होने वाला है, थक गया, मेरा भी गला ना थोड़ा सा वो अंदर से होने लग पड़ा। तो बस 3 प्रिंसिपल रह गए। हाँ इसमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप कोई समझो एम्प्लॉई है, उसको जब मर्जी हायर कर लिया, अगले दिन आप उसको कह रहे हो कि मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद, दफ़ा हो जाए यहाँ से, दूर दूर तक ना दिख मेरे को। ऐसा नहीं होता। एक ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, एक फिक्स पीरियड होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉई है वो काम करते रहे एफिशिएंटली, कि उनको पता है कि हाँ हमें इतने टाइम तक काम करना है, या इतने टाइम तक तो हमें रखा है, कि ऐसे नहीं सर पे भार नहीं रहता कि जब मर्जी हमें निकाल देंगे। ठीक है, इसका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेपुटेशन बढ़ती है कि हाँ कंपनी में दम है, इसके एम्प्लॉयज़ इससे डिससेटिस्फाइड नहीं। स्किल्ड वर्कर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग। एक्सपेंसेस यहाँ पे बात इसलिए की गई है क्योंकि आप जब चाहे मुंह उठा के किसी को भी निकाल दो, जब नया बंदा आएगा उसको ऐसे थोड़ी बड़ा सिखाया जाएगा, काम तो सिखाना पड़ेगा उसको अपने हिसाब से, चाहे सिखाया हो। लेकिन जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं किसी को, तो उसको ना थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है, उस पर भी एक्सपेंसेस आते हैं। Violating atmosphere of disbelief for the employees, decline in reputation, good worker leave company, heavy recruitment and training expenses. Initiative, मौका दो दूसरे बंदे को भी बोलने का, खुद ब खुद भूख की जाना सारा कुछ। एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। उनको भी मौका दो कि आपकी वो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में हेल्प कर सकें। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ये बढ़िया ये बढ़िया, बस ऐसा नहीं। दूसरे बंदे को मौका दो, क्या पता उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो आपसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा चलता हो, या उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी हो, या उसका रिस्क टेकिंग फैक्टर है कि वो देखे कि हाँ इस चीज़ में मतलब देख ले कि हाँ इसमें कम रिस्क है, ये वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। रहते कि आपको एक पोजीशन सौंप दी तो आप दूसरे बंदे से वो करो ही ना कि क्या कहते उससे लो ही ना। यार मेरे को वर्ड पता नहीं क्यों वोकेबलरी क्या हो गया, दूसरे से हेल्प ही ना लो। हाँ हेल्प ही ना लो, कि वर्ड कोई और था वैसे, हेल्प मैंने सब्स्टिट्यूट यूज़ किया, कि दूसरे बंदे से हेल्प ही ना लो, कि आप तो हो ही नहीं, आप हो गया मेरे सामने, बोल कैसे रहे हो आप बोल नहीं सकते हमारे सामने, कि दूसरे बंदे को बोलने का मौका ही ना दो आपके सामने। उसको एक इनिशिएटिव दो कि हाँ आप हमारे साथ बैठिए, आपको ये प्लान कैसे लगते हैं, आप इसमें अपनी सजेशन दे सकते हैं। तभी जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन गुड ऑर्गेनाइजेशन है, आप एलेंटे मॉल के बाहर भी चले जाओ, वहाँ पे ना एक अब मशीन लगा दी है, पहले नहीं थी, अब लगा दी है कि पता नहीं काफ़ी टाइम पहले लगा दी, मेरे को होगा टाइम लगेगा। तो वहाँ पे एक फीडबैक होता है कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, वो 5 फेसेस से बनाए होते हैं, कैसा आपको। और वहाँ पे एक बंदी खड़ी रहती है वहाँ पे, कि वो बताती है कि हाँ जी सर प्लीज़, आपने चाहे कुछ भी परचेज़ नहीं किया, लेकिन एक बार ना अंदर का सारा जो एटमॉस्फेयर है उसका आप एक फीडबैक दे के जाओ कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है इसमें, कि एम्प्लॉयज़ को ना ऑर्गेनाइजेशन में एक इनिशिएटिव देना चाहिए कि हाँ जी ये इसके बारे में सजेशन दो आप, कि हाँ कैसे हो सकता है, उसको डिसीजन मेकिंग में डालो, उसको अपॉर्चुनिटी दो कि हाँ कि ये प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने, उसको अथॉरिटी दो, उसको सारा काम समझाओ, उसको बड़े जितना उसकी कैपेबिलिटी देख के उसको काम दो। तो इससे काफ़ी उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, उसका कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। जब मेरे को पता है, जब मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मेरी बात समझो, जब मैं क्लास का मॉनिटर हूँ तो मैं ये थोड़ी खुद ही बोल लूँगा, खुद ही चीखे मारूंगा, बल्कि मेरा होता नहीं क्लास में, जो बंदा ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोलता होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं कि हाँ चलो तू तो वैसे बकवास, फिर वो बंदा बड़ा वो एक फॉर्मल सा होना शुरू होता है, बोलना नहीं बोलना नहीं, तू भी तो 2 दिन पहले बोलता ही था, ये अंदर से आना शुरू हो जाता है कि हाँ कोऑपरेट करता है फिर वो बंदा। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लाइन इन थिंकिंग पावर, एटमोसफेयर, नॉन कॉपरेशन, डिक्लाइन इन द अटैचमेंट ऑफ द कंपनी। ये लास्ट है, आजा सीधा आजा। स्पिरिट द कोप्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आई मार्क कर लो इसको। इसके बारे में केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी। माउस से लिखना औखा है। केस जब आगे जाके करेंगे ना, पेंसिल लेके आऊँगा मैं, जो एक होती है ना जहाँ स्क्रीन पे लिख सकते हो।
स्पिरिट द कोर्प्स, इस पे केस स्टडी आएगी, पक्का आएगी। जितना मेरे को लगा है, हमने तो जितने 10 ईयर पढ़े थे, ये पढ़ा था वो पढ़ा था, उसमें केस स्टडी इसकी होती थी, पक्का होती थी। और मेरे ख्याल से मैं शायद एग्ज़ाम में भी आई थी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैनेजर को कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना चाहिए कि वो एक टीम स्पिरिट, सारी की सारी केस स्टडीज वर्ड के अराउंड ही घूमेगी, तो आपको केस स्टडी का पता लग जाएगा। डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबॉर्डिनेट, टू डू दिस ही शुड हैव यूज्ड द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। जैसे आई विल डू दिस वर्क, वी विल डू दिस वर्क, तो वैसे करना है कि हम, मैं की जगह हम, मैं की जगह हम, हमारा है, हमारा है, हमारा है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर शुड ऑलवेज वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ आई विल डू इट। बिहेवियर ऑफ मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपको पता नहीं लगेगा अगर मैनेजर ऐसा कि हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ये तो नॉर्मली वैसे बंदा बोलेगा। अगर मैनेजर ये बोलना शुरू करते ना कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आपको फिर पता लगेगा कि पहले और बाद की सिचुएशन में क्या फ़र्क आ गया, ठीक है। तो वही है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन होती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव अचीव, और एक स्वीट रिलेशन हो जाता है सुपीरियर में सबॉर्डिनेट में, एक स्वीट रिलेशन हो जाता है कि हाँ चलो घर की बात है, घर की बात हो जाती है। फिर अगर ना हो क्लियर टीम स्पिरिट, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बिटरनेस इन रिलेशन, तो सारा का सारा कंक्लूजन बनता क्या है यार, अब इसको मैं कैसे, चलो ऐसे कि फ्योल पॉइंट आउट करता है कि ये जो सारे उसके प्रिंसिपल हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या टाइम है, क्या सिचुएशन, क्या डिग्री है, उस हिसाब से ना वो मोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। इट ऑल, और ये सारे प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करने वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द मैनेजर। दस द प्रिंसिपल ऑफ फ्योल हैव एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारा कंक्लूजन है इसका, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 2.1 ख़त्म, गला पूरा ख़त्म हो गया। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लेक्चर लिया मैंने। तो एक चीज़ है कि थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना। मेरा नाम है वंशज देवा, वैसे स्टार्टिंग में होता है, मैंने कहा स्टार्टिंग में फालतू बातें क्यों करनी, पहले ही आपका मतलब काम की बातें शुरू करो। तो एंड में थोड़ा सा टाइम मेरे पास बता, जैसे वीडियो बंद मेरा वो बंद, मैं इसलिए स्पेशल लेक्चर नहीं लूँगा। तो मेरा नाम वंशज देवा है। मैं क्या कहते, मैंने +2 हुए को मेरे को हो गया 1.5-2 साल हो गए हैं। मैं अभी कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, वो कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। उसमें हमारा एंट्रेंस हुआ नहीं है अभी, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ, मतलब आप ऐसे कह लो कि फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, अभी एग्जीक्यूटिव की तैयारी शुरू हो गई है मेरी। तो CS एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू CA फाइनल। तो अब उस हिसाब से अगर आपको एक पक्का ही होता है कि हाँ जिससे हम पढ़ रहे हैं उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, वैसे ही कुछ सब कुछ मैटर नहीं करता यार, लेकिन फिर भी इस पर्पज़ से मैंने बताया कि हाँ मैं ये कोर्स है, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, पिछले वाला लेवल अभी हुआ नहीं है ड्यू टू कोविड-19, अभी इस लेवल पे हूँ मैं, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आप लेके चलो। तो उसके बाद आता है ये चीज़ कि मैं ये लेक्चर लेने का पर्पस क्या है मेरा, ये पर्पस ये है कि एक थोड़ा आप इसको एज अ रिवीजन लेक्चर देख लो, आप ऐसा इसको मेन लेक्चर देख लो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ना मैंने ये सब्जेक्ट मेरा सबसे फेवरेट होता था। आई स्कोर्ड आई थिंक 91 और 92 इन दैट सब्जेक्ट इन CBSE। तो इवन की मार्क्स भी डिपेंड नहीं करते, वो जस्ट एक सभी को थोड़ा सा वो होता है कि जो पढ़ा रहा है वो खुद इतना क्या उसने उखाड़ा है कि जो हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतने मार्क्स लिए वो वगैरह, वैसे इस चीज़ का कोई वो नहीं होता, ठीक है। बात यह है कि मेरे को ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता था, मैं कुछ सब कुछ छोड़ के ये और इकोनॉमिक्स पढ़ता रहता था सारा टाइम मैंने इकोनॉमिक्स और ये बिज़नेस पढ़ी रहनी, 2-2 3-3 घंटे इसको रटते रहना। तो मेरे को इसके सारे एस्पेक्ट पता है, इसको या कहाँ से समझना है, कहाँ से रटना है, ये सारा कुछ पता है मेरे को। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर आपने कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, ठीक है, वो तब भी देख सकते हो, और अगर आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन कर ली है तो आपने वो ट्यूशन छोड़नी नहीं है ये लेक्चर की वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि आपने वो ट्यूशन छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये है सिर्फ लेक्चर। ना मैं ये कहूँगा कि मैं ट्यूशन देने वाला हूँ, मेरे जो भी सब कुछ है वो फ्री का होगा,
ये आप ऐसा इसको मेन लेक्चर लो या आप ऐसा इसको रिवीजन लेक्चर लो, सब कुछ फ्री होगा। मेन पर्पस ये कहने का कि आपने ट्यूशन छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरा लेक्चर ना ज़ीरो है अगर आप ट्यूशन छोड़ के ये देखो, ठीक है। अगर आपके पास कोई है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है, आपके पास यही है, यही देखो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैं दोबारा से एक और रिकॉर्डिंग जोड़ रहा हूँ उसके साथ, कि आपने छोड़नी नहीं है ट्यूशन। क्योंकि जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है वो आपको अगर सारा आता है, सारा पता है अभी कैसे करना है कैसे नहीं, अगर आपको एक एक वर्ड रटा हुआ भी है ना, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ट्यूशन छोड़ के। अगर आप इस वीडियोस की वजह से ट्यूशन छोड़ रहे हो, समझने के लिए ठीक है, लेकिन आप ट्यूशन छोड़ रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ में प्रोफिशिएंसी तब हासिल हुई थी जब मैंने स्कूल में, जैसे भी है आप देख लो, बस स्कूल में, ट्यूशन में लगातार 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 टेस्ट दिए हैं यार भाई। ये देखो, इस सब्जेक्ट में ना बीच की लाइन कोई नहीं है मेरे हिसाब से, या तो ज़ीरो है या तो 90 अबव है मार्क्स के हिसाब से। ज़ीरो तब है जब आप सिर्फ एक पढ़ने पे डिपेंड करते हो, ठीक है। 90 तब है, 90 अबव तब है जब आप करते हो कि आप बार बार टेस्ट देते हो। क्योंकि टेस्ट देने से ना जो आपका टीचर है वो आपको बार बार बताएगा कि आपकी राइटिंग स्किल कहाँ कम है, आप कितना रटते हो, कितना आप वही गप्पे मारते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते हो वो ट्यूशन ना छोड़ो। क्योंकि मैं सच्ची में बताऊँ, मेरी प्रोफिशिएंसी तभी हुई है क्योंकि मेरे स्कूल में जो टीचर थे, मेरे ट्यूशन में जो टीचर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरे को पढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल के टीचर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट लिए हैं मेरे, ट्यूशन के टीचर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट लिए मेरे, बार 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 टेस्ट दिए, स्पेशल टेस्ट भी दिए उनको मैंने। तो वो चीज़ आपने छोड़नी नहीं है यार। ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ बकवास है अगर आप टेस्ट छोड़ते हो। अगर आप टेस्ट छोड़ते हो, आपने टेस्ट नहीं छोड़ने, आपने ट्यूशन नहीं छोड़नी, आप इसको ऐसा समझने के लिए ले सकते हो, लेक्चर को देख सकते हो, तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। फिर भी आप अकेले इस पे डिपेंड करते हो, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ अपने मुंह से कि ये चीज़ आपके किसी काम नहीं आने वाली। बेटर होगा कि आप कोई ट्यूशन स्टार्ट कर दो, और अगर आप ये कहो कि हाँ अब दोबारा दोबारा से होगी, यार वो आपकी चॉइस है। आपने ये लेक्चर देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो, वो आपकी चॉइस है। मैं अपनी चीज़ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि आप ये चीज़ देखो ना देखो, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि आप इस पे डिपेंड हो जाओ। आप अपने ट्यूशन्स लगाओ, उसके बाद आपने पहले इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, पहले ट्यूशन पढ़ना है, वो है। लेकिन टेस्ट ना मैंडेटरी होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप सोचो कि आप अपने दम पे कर लोगे, वो नहीं होने वाली। पढ़ अपने दम पे सकते हो, लेकिन जब तक आप में से कोई मिस्टेक्स नहीं निकालता, रैदर वो आपका स्कूल का टीचर है, वो आपका ट्यूशन का टीचर है, जब तक वो आप में से मिस्टेक नहीं निकालता तब तक आप ज़ीरो हो। मेरे हिसाब से आप टोटली फुल्ली फाइनली ज़ीरो हो। तो अगर आपने करना ही है पक्का, तो ठीक है। कईयों की राइटिंग स्किल शुरू से ही माशाल्लाह होती है, मतलब बहुत माशाल्लाह ऐसे नहीं बका, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है। जो बड़े बड़े ऐसे काफ़ी ज़्यादा वो मॉडर्न स्कूल से आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल से आए हैं। मैं था पर्सनली, मैं अपना बताऊँ, मैं इतने वो नहीं था कि मेरे यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश थी मेरे मुंह से कि बस लाइन दे दो ऐसे ट्रांसलेट, वो नहीं था अपने में यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप बार 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 इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि इस चीज़ को एज अ मेन लेक्चर लो, एज अ रिवीजन लेक्चर लो। फर्स्ट पॉइंट वो आप पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव चॉइस। सेकंड, अगर आपने ट्यूशन नहीं लगाई तो गो फॉर ट्यूशंस, ठीक है। मेरे पास नहीं, मैं तो ये पढ़ाने नहीं वाला, मेरा सारा काम चलता है क्योंकि मेरे को अपनी तैयारी करनी होती है। गो फॉर ट्यूशन, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी, अपने घर पे लोकल है, कहीं पे भी जाओ। स्कूल तो अब चल नहीं रहे, नहीं तो मैं कहता कि नहीं ज़रूरत, लेकिन कहीं पे भी जाओ, क्योंकि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। बार 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 टेस्ट दो, एक चीज़ का 5 बार भी टेस्ट दो वो भी कम है इस सब्जेक्ट में। अगर आप दिल से इस सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर कि ट्यूशन नहीं छोड़नी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ होएगा, ऐसा है कि फ़ायदा नहीं होएगा, कि आपका जो टेस्ट ही नहीं होंगे। हम अभी भी करते हैं कि चाहे जितना मर्जी ऑनलाइन लेक्चर परचेज़ कर लें, कुछ कर लें यार, जब फ़ायदा तब है कि हमें पता लगे कि हम रह कहाँ पे रहे, हमारी प्रेजेंटेशन में दिक्कत है, हम जो लिख रहे हैं वो मटेरियल, वो जो कंटेंट है वो बड़ा ही कच्चा सा है, वो उसमें कोई वज़न नहीं है कि जो एग्जामिनर चेक करेगा वो देखेगा कि इसमें तो कोई वज़न ही नहीं है, बस ब्लफ सा डाला हुआ है, कुछ भी डाल दिया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी
जैसे मर्जी इन लेक्चर्स को देखो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये मेरा, हाँ, अब इसमें मैं लिखूँ कैसे? चलो मैं लिख नहीं सकता, इसमें खोल के देखता हूँ। हाँ, कि हाँ आपको